आज सुबह में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, 1250 का नया टारगेट आया है और उसको लेकर भी काफी ज्यादा उत्साह बना। अच्छा, एक स्टॉक आया है राजेश के रेडार पर इस बीच, वो है टोरेंट फार्मा। मैं देख रही हूँ पोजीशंस यहाँ पर दोनों ओपन इंटरेस्ट में बढ़ रही हैं और प्राइस एक्शन भी जबरदस्त है। तो कहाँ जाएगा? देखिए हर्षदा जी, यहाँ पे इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट 1910 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, वो निकाल दिया है और मुझे लगता है इट इज गेटिंग रेडी टू हिट 1952। इस टारगेट के लिए मुझे लगता है लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1915 का। 1915 का स्टॉप लॉस, 1952 टारगेट 1950। ये तो आप काफी समय से ट्रैक करते आए हैं। बहुत ये बताइए, ये इस पिछले 3 महीनों में कितना रिटर्न इसने कमा कर दिया है रफली? हर्षदा जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है फर्स्ट बाय कॉल हमने 1410 1450 के आसपास दिया और तब से हम लोग कंटिन्यूस उसको ट्रैक ही कर रहे हैं। तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर आप फार्मा सेक्टर देखो तो हमने इसी तरह से डीवीज को ट्रैक किया था करीबन 550-600 लेवल से। तो इसी पैटर्न पे सब ये चल रहे हैं। मुझे लगता है टोरेंट, डीवीज, डॉक्टर बढ़िया काउंटर्स है जी। एक और स्टॉक आपके लिए आशीष जी, पिछले 5 दिन से लगातार तेजी में और आपकी भाषा में आज एक बहुत बड़ी ग्रीन बार, सिंडिकेट बैंक। जरा देखिए, इस वक्त ये चल रहा है लगभग 42 रुपए के आसपास। आपको कोई इसमें अगली सीरीज के लिए और इजाफा दिखता है? नहीं, देखिए ये तो पूरा एक इस पूरे बास्केट में एक अपमूव है और इसका भी जो टारगेट है वो करीब 46 के आसपास आता है, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे इसने 4250 के ऊपर ही एक ब्रेकआउट दिया है। तो नेक्स्ट जो अपमूव है वो कम से कम 46 तक मुझे लगता है सिंडिकेट बैंक में आता हुआ नजर आएगा। और अब जो आपका स्टॉप लॉस है वो करीब 41 के आसपास का होगा। तो 41 के स्टॉप से 46 के टारगेट्स सिंडिकेट में नजर आते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 46 की तैयारी कर रहा है सिंडिकेट बैंक। यहाँ पर देखिए लगातार तेजी और आज भी इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर खड़ा है, लेकिन पूरा जो फोकस है अब आगे है। अहेड ऑफ द कर्व हम रहते हैं हमेशा सीएनबीसी आवाज पर। तो अप्रैल सीरीज में वो कौन से अहम इवेंट्स हैं जिस पर बाजार सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा, सबसे ज्यादा एक्शन दिखाएगा? वरुण पूरी लिस्ट बनाकर आए हैं, कंपाइल किए हैं उन्होंने ढेर सारे इवेंट्स। वरुण, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ही रहेगी। डेफिनेटली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी रहेगी, लेकिन वो 4 तारीख को रहेगी और मैं शुरुआत करूंगा एक्चुअली कल के इमीडिएट इवेंट से। और इसमें है निफ्टी में होने वाले बदलाव। कल से ब्रिटानिया निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगा और याद रखिए एचपीसीएल जो है वो निफ्टी 50 से बाहर होने वाला है। तो इन 2 स्टॉक्स पे नजर रखें। और हाल ही में आपको याद होगा एमएसटीसी का आईपीओ आया था, तो इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। और रेल विकास निगम का आईपीओ जो है वो कल से शुरू होने वाला है और 3 तारीख को बंद होने वाला है। एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट्स, आपको याद होगा हाल ही में यहाँ भी आईपीओ आया था, इसकी लिस्टिंग जो है वो सोमवार को होने वाली है। और सोमवार को ऑटो नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ऑटो कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए, सिर्फ ऑटो नंबर्स के लिहाज से नहीं, बल्कि जो नए एबीएस नॉर्म्स है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए वो भी 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। तो उस लिहाज से भी ऑटो कंपनीज आपके रडार पे होने चाहिए। जीएसटी की जो रेट्स में बदलाव हुआ था ना 1 अप्रैल से, वो भी लागू हो जाएगा। तो रियल एस्टेट कंपनीज पे नजर रखे। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का आईपीओ जो है वो 3 तारीख को खुलने वाला है और ये 5 तारीख को बंद हो जाएगा। अब आते हैं ऑल इंपॉर्टेंट आरबीआई पॉलिसी के। 4 तारीख को ये पॉलिसी है और सभी मान के चल रहे हैं कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है। तो ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रेट कट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी स्टैंड भी इस बार बदल सकता है, एकोमोडेटिव हो सकता है, तो उसके ऊपर नजर रखें। 12 तारीख को आते हैं, या आईआईपी आएंगे, सीपीआई आएगा, डब्ल्यूपीआई का नंबर 15 तारीख को आएगा। लेकिन देखिए 11 तारीख ये इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो अब शुरू हो जाएंगे। 11 अप्रैल से 23 मई तक ये जो इलेक्शंस है वो चलेंगे। नतीजों का सीजन आने वाला है, तो Q4 के जो नतीजे हैं वो अप्रैल के मिड से आने शुरू हो जाएंगे। तो सभी कंपनीज और खासकर जो दिग्गज है आईटी कंपनीज से शुरू होता है, तो उन कंपनीज पे नजर रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल इवेंट्स, खासकर ट्रेड वॉर और ब्रेक्जिट, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाने का दमखम रखते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपके रडार पे होने चाहिए। तो एक्शन पैक्ट रहने वाला है और पहले 15 दिनों में ही सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिलेगी खबरों के लिहाज से, इवेंट्स के लिहाज से। लेकिन कल जो बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, शेल ब्रिटानिया अंदर और एचपीसीएल बाहर। एचपीसीएल इस सबके बीच आउट परफॉर्मर रहा है। जी हाँ, 22% इसमें गेन हुआ है मार्च की एक्सपायरी में। और ये जाने वालों का हाल है, सोचिए। मैं वही कहने वाली थी कि नॉर्मली जब इंडेक्स से कोई भी स्टॉक बाहर होता है वहां पर लोग बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। इसने तो आउट परफॉर्म करके दिखाया है। आशीष चतुर्मोता, अब तेजी तो है, हम थीम भी समझते हैं, कच्चा तेल जिस तरह से अपने फिर से ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश कर रहा है। एचपीसीएल भले ही इंडेक्स से बाहर रहेगा,
कुछ मूड बदलेगा, ट्रेंड बदलेगा क्या? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अपू आने की पूरी गुंजाइश रहेगी और स्टॉक जो अपने रीसेंट स्विंग हाई है 290 का उसको अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। और अभी एक शॉर्ट टर्म बेस भी इसने 270 के आसपास बना लिया है, तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छी तेजी एचपीसीएल में मौजूदा स्तरों से आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, आप तेजी की बात कर रहे हैं और हमारे डायरेक्टर साहब नीचे बड़े अच्छे स्टॉक्स की आइडियाज़ चला रहे हैं। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस महीने 11% बढ़ा है और ये हिंदुस्तान का सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा शेयर है। 8,80,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर इस तरीके के दिग्गज शेयर इस वॉल्यूम से और स्पीड से बढ़ते हैं तो आप देखिए आगे आगे क्या होगा। मैं आपको 4 और स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जो न्यू हाइस पे हैं इस वक्त। उसमें से 3 एफएनओ में बताता हूं, बाटा इंडिया, मुथूट फाइनेंस और आरबीएल बैंक। चौथा है ज़ोडिएक क्लोथिंग, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपके लिए गाबा साहब, बाटा इंडिया आपको पसंद लगता है इस वक्त लगभग 1400 रुपए के स्तर पर? ले लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज कंसोलिडेशन। आज का मूव भी एनकरेजिंग है। कल एक पॉज था लेकिन आज एक मूवमेंट शुरू हुआ है। स्टॉप होना चाहिए करीब करीब। आज का लो 1366 और मुझे लगता है ये 1400 पार कर लेगा, उसके 1410 1415 भी जा सकता है बाटा इंडिया। जी, मैं हर्षदा जी आपको बड़े ध्यान से सुबह सुन रहा था, आप रेट कट की बात कर रही थी और आपने कहा था कि एफएमसीजी कंपनीज पे ये बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा। चलिए और बात करते हैं मुथूट फाइनेंस। मॉनसून वाला जो प्ले था वो ज्यादा हावी होगा, लेकिन क्योंकि आपने मुथूट फाइनेंस का जिक्र किया और बाटा का जिक्र किया, पहले मुथूट फाइनेंस पर अगर आपका ये फेवरेट स्टॉक रहा है आशीष, बताइए अब लेवल्स क्या कहते हैं? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से हमने 400 रुपए से बात शुरू की थी और हर बार कहा कि जो भी एनबीएफसी है उसमें सबसे प्रेफर्ड बेट हमारी मुथूट रहेगी। उस लेवल से इसने 50% का अपसाइड ऑलरेडी आपको दिखा दिया और मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड है ये बहुत स्ट्रक्चरल है। मेरे हिसाब से अभी भी बहुत जान इसके अंदर बाकी है। 650 660 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आने वाले 1 से 2 महीनों में आपको मुथूट में नजर आ सकते हैं। और नीचे अब यहाँ पर पे भी एक वापस बेस बिल्डिंग हो गई क्योंकि लास्ट 2 हफ्तों से कंसोलिडेट हो रहा था, तो नीचे में अब जो बेस बन गया वो 590 के आसपास बन गया। अब जब तक 590 के लेवल्स ब्रेक ना हो ये ट्रेंड मजबूत बना रहेगा। 650 इसका इमीडिएट टारगेट्स मुथूट के अंदर देखने को मिलेंगे। और दूसरा आपने जब जो बात की बाटा की, बाटा पे भी हमने बहुत स्ट्रक्चरली इस स्टॉक के ऊपर काफी बार लॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अब जिस तरह का एक अपमूव वापस से स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, 1450 तक की अपसाइड आपको इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में नजर आएगी और इमीडिएट जो स्टॉप लॉस है वो 1360 के आसपास आपको रखना होगा। ओके, तो बाटा भी एक तेजी का खिलाड़ी है। बाटा में वैल्यूएशन की स्थिति कैसी दिख रही है? पार्थिव शाह साहब ये बताइएगा, क्योंकि देखिए स्टॉक तो है ऑल टाइम हाईस पर, स्टोरी अच्छी है, हम सब समझते हैं, लेकिन इतने क्या वैल्यूएशंस महंगे हैं और क्या महंगे वैल्यूएशंस के बावजूद आप 1400 के आसपास लेना चाहेंगे स्टॉक को? अगर देखिए बाटा करीबन जब 500-600 के लेवल्स पे चल रहा था तब जो सबसे मेजर इश्यू था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और काफी स्टोर का रैशनलाइजेशन का, तो काफी मैनेजमेंट ने उस पर हार्ड वर्क किया है और वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इश्यू अभी इट इज आउट ऑफ द वे। और मोर इम्पोर्टेंटली अभी उन्होंने जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए, पूरा नया जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया है, उससे आई थिंक डेफिनेटली बाटा जो पहले से टियर 1 में ऑलवेज अच्छा मार्केट शेयर रखता था तो अभी उसका फायदा दिख रहा है। और नो डाउट आई थिंक एप्रीहेंशंस रहेंगे क्योंकि स्टॉक नीचे के स्तर से बहुत ही रनअप किया है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी हिस्टोरिकल लेवल से भी काफी एक्सपेंसिव चल रहा है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि कंजम्पशन की जो थीम है और ये जो स्मॉल टिकट की डिस्क्रिशनरी स्पेंड की जो थीम है, जो बाटा है, उसके बाद रिलैक्सो है, रिलैक्सो टियर 2 पे ज्यादा केटर करता है, लेकिन आई थिंक जो एवरेज सेलिंग प्राइस है पर फुटवेयर बाटा की कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि आई थिंक लंबे अवधि के इन्वेस्टर्स जिनके पास यहाँ से 3 से 5 साल का समय है, यहाँ पे बाय करें, लेकिन स्टैगरिंग मैनर पे बाय करें ताकि अगर कोई भी करेक्शन आता है तो उसका एडवांटेज ले सके। लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक बाटा के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, तीसरा स्टॉक बच गया आरबीएल बैंक, इस वक्त एक नए स्तर पर लगभग 670 के आसपास। आपका क्या व्यू है इसमें? देखिए, हालांकि अगर इसमें वीकली चार्ट देखो तो इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट है वो करीबन 675 के आसपास बैठा है। 684 करंट मार्केट प्राइस है, बट सिंस वी आर हेडिंग फॉर एक्सपायरी, मुझे लगता है कि एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग है क्योंकि पिछले 4 दिन से 620 से लेकर 684 तक आया। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे पोजीशन है तो लॉन्ग लिक्विड करें। आई थिंक एक करेक्शन बनता है, एक ड्यू बनता है कि जहाँ पे मुझे लगता है कहीं नीचे हमें 640 650 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी, तो प्रॉफिट टेकिंग इज एडवाइजेबल एट दिस लेवल। परफेक्ट, प्रॉफिट टेकिंग कर लें, इस समय मुनाफा घर लेके जाएंगे तो बेहतर रहेगा। स्टॉक में एक पूरा एक्शन देखने को मिला है। अच्छा, कैन फिन होम में मैं देख रही हूँ वॉल्यूम एक्शन अच्छा, और आशीष ये आपके रेडार पर था,
अब पिछले 2-3 मिनटों में फिर तेजी की पोजीशंस बढ़ने लगी हैं, अब 2% ऊपर हो चुका है, 2.5% ऊपर है। क्या निकाला है आपने लेवल? नहीं देखिए, क्या पूरा जो NBFC बास्केट है, पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस वाला, वहां पर पे अच्छा इंटरेस्ट बना हुआ है और अच्छे रोल ओवर्स कैनफिन में देखने को मिले। एक नया हाई इसने 340 के ऊपर निकला है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट करीब 368 का आता है और नीचे में अब आपका स्टॉप लॉस 334 के आसपास होगा। तो 334 के स्टॉप से 365 370 के टारगेट्स आपको आने वाले 3-4 दिनों में कैनफिन होम्स में नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत देर हमने बुल्स का साथ दिया, थोड़ा देखते हैं आज बेयर्स का क्या हाल है। बात हो रही थी ब्रिटानिया की, जो स्टॉक कल से निफ्टी में आएगा, और मेरे ख्याल से सतपुते साहब को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने एक सेल कॉल निकाला है। फरमाइए। देखिए सर, इमोशनल कॉल नहीं है, ये टेक्निकल कॉल है। लेकिन टेक्निकली देखिए, अभी 3100 से वन वे फॉल हमने देखा, करीबन 40-50 रुपीज़ का एक फॉल, एक शार्प कट यहाँ पे दिखता है। तो मुझे लगता है ब्रिटानिया में एक लॉन्ग लिक्विडेशन तो है, एट द सेम टाइम यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल भी मिलता है, जिसका टारगेट करीबन मुझे लगता है 2940 के आसपास बनेगा। ये छोटा स्विंग का टारगेट मैं दे रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मे भी ये 2800 तक भी जा सकता है। तो 2950 एक छोटा टारगेट के लिए शॉर्ट करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3100। लगभग 100 रुपए की गिरावट आप यहाँ से देख रहे हैं। यस सर। गाबा साहब, FMCG में जहाँ पे काफ़ी समय से थोड़ा बहुत पैसा निकलता जा रहा है, कोलगेट पामोलिव हमने देखा, लीवर में काफ़ी करेक्शन था, लगभग 1750 से ये गिरा के 1700 तक आया। आपके हिसाब से ब्रिटानिया आपको कैसा लगता है? और ये गिरता जा रहा है जब से सतपुते साहब ने कहा। पर यहाँ पर जो साइडवेज जोन था, उसके बाद जो गिरावट आई है, पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, करीब 3000 के आसपास स्लाइड होने की संभावना है। तो आई थिंक देयर इज अ वीकनेस हियर फिलहाल। जी ओके, तो कमजोरी दिख रही है। स्टॉक देखते हैं कल जब इंडेक्स का हिस्सा बनेगा फिर जोश आता है या नहीं, और मॉनसून का कुछ फायदा इस कंपनी के हाथ लगता है नहीं। फिलहाल आज तो लड़खड़ा रहा है। अच्छा, हमारे साथ राजेश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं कोलकाता से। राजेश, स्वागत है आपका। बताइए, सबसे पहले अप्रैल सीरीज में आपने ऐसा कौन सा आइडिया आइडेंटिफाई किया है जो चलेगा और पैसे कमा कर देगा? देखिए हर्षदा, अप्रैल सीरीज की अगर बात करूं तो जिस तरह की तेजी हम पूरे मार्च में देख रहे हैं, और खास करके लास्ट के 10-5 दिन की बात करूं तो जो ट्रैक्शन हमें बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रहा है, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी वो परफॉर्म करेगा। और जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर कहा जाए तो कोटक महिंद्रा और RBL दो चुनिंदा पसंद रहेगी। RBL की पे ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक है विद 295 ब्रांच और 300 के ऊपर ATM है, अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, 36% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया था, नेट इंटरेस्ट इनकम में 40% के आसपास जंप देखी गई थी, कासा में सुधार हुआ था। मैनेजमेंट ने यह दर्शाया है कि हर साल 1%, 0.25% से 1% के बीच में कासा की ग्रोथ करेंगे आने वाले 2-3 साल तक। इवन एसेट क्वालिटी में भी देखेंगे तो वहाँ स्टेबिलिटी देखी गई थी। इन सारी चीज़ों के मद्देनजर हमें लगता है कि RBL में खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि पिछले 10-5 दिन में जिस तरह की बढ़त हुई है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट या करेक्शन जिसे कहा जाता है हो जाए 10-15 रुपया 20 रुपए का, लेकिन इसे 750 के टारगेट हमें लगता है कि बहुत जल्द आ सकते हैं, तो इसमें हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, तो RBL वो स्टॉक रहेगा जिसमें तेजी की पोजीशंस देखने को मिलेंगी, और कुछ देर पहले हम वो रोल ओवर का डेटा भी देख रहे थे जिसमें काफी तगड़ा रोल ओवर इस स्टॉक ने अपने नाम कर लिया। 750 की बात राजेश अग्रवाल कह रहे हैं, और कुछ देर पहले सतपुते साहब ने भी इस पर एक थम्स अप ही दिया था। तो सभी जानकार, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर फंडामेंटल हो, एक सुर से कह रहे हैं तेजी पकड़ेगा ये काउंटर। अच्छा, गाबा साहब ने एक स्टॉक निकाला है जिसमें तेजी हो रही है, कौन सा है सर? BEML। मुझे लगता है 1000 का जो लेवल है पार कर लेगा और शायद 1015 से 1020 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 965 का BEML में। हाँ देखिए, अब 995 के लेवल्स मैं अप्रैल सीरीज देख रही हूँ, लेकिन कैश मार्केट में 986। तो आपने क्या अप्रैल वाला भाव देखा है 1000 कैश मार्केट? तो अच्छी खासी मूव फिर आती हुई दिखाई देगी, और 989 तक का है तो इसने डेफिनेटली छुआ है। अब आज के सत्र में हमने काफी बातचीत की है NBFCs की। कैनफिन होम्स का जिक्र कुछ देर पहले आशीष चतुर्मोता कह रहे थे, मुथूट फाइनेंस इनका पिक रहा है। एक और आ रहा है इस कैंप में जी, पिरामिल एंटरप्राइजेस। देखिए टेक्निकली इसने पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बनाया है और अब उसका ब्रेकआउट आपको
वीकली चार्ट्स पर नजर आ रहा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो BTST ट्रेड भी है ये आपके लिए कल के लिए। तो 2650 का एक स्टॉप लॉस होगा, 2750 के टारगेट्स, यहाँ से करीब करीब 75 रुपए तक के टारगेट्स ऊपर में मुझे लगता है प्राइमल एंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकता है। 2750 कल तक हो जाएगा, कल तक हो सकता है, क्योंकि जब भी इसके अंदर मूव आता है तो ये 100 रुपया 125 रुपए की तेजी बहुत आराम से करके दिखाता है। राजेश देखिए इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, देखिए 2695 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन जो स्ट्रक्चर जिस तरह से उभर के आ रहा है मुझे लगता है वो लेवल भी निकाल देगा। आशीष ने जो 2750 का टारगेट है, मेरा 2745 का, यानी 2750 ही पकड़ के चलिए, मुझे लगता है वो आना चाहिए। मेंटेन होगा 2660 का। एक और स्टॉक की बात करते हैं, MCX, जो पिछले 2-3 मिनट में काफ़ी तेज़ हुआ है। 812 रुपये से थोड़ा सा करेक्ट होकर 809 रुपये, फ्यूचर्स में लगभग 20 रुपये ऊपर, 2.5% की तेज़ी और काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। आशीष जी, आपको इस पे कोई अपना राय देनी हो तो? MCX देखिए थोड़ा जनरली सुस्त काउंटर है इसको, और जनरली 1-2 दिन एक्शन आता है फिर वापस ड्राई आउट हो जाता है, तो मैं इसको एक्सपायरी इफेक्ट बोलूंगा ज्यादा, और मेरे हिसाब से इस पे बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव व्यू लेना इस समय मुझे नजर नहीं आता। जी, एक स्टॉक जो दिन के इस वक्त हाई में है और NBFC स्पेस में है, बजाज फाइनेंस, कुछ आपको दिखता हो सतपुते साहब? देखिए 2986 करंट मार्केट प्राइस है, ट्रैक्शन अच्छा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है 3000 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सेम एक्सपायरी इफेक्ट है। ओके, तो एक्सपायरी इफेक्ट बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा चल चुका है काउंटर। भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे वोडाफोन की, तब राजेश ने कहा था आप वोडाफोन भूले, भारतीय एयरटेल लीजिए, और भारतीय एयरटेल तब हमने पकड़ा था 322 पर, अब आ गया है 328 या फिर 329 का भाव। अब आपका टारगेट एक बार फिर बताइएगा, उसको रिवाइज करेंगे। देखिए टारगेट वही था इनिशियली हमने 330 हाँ 330 तो हिट हो गया टारगेट, ऑलमोस्ट 80 पैसा बाकी है। चलिए इस पे एक बाय की टारगेट हिट की मोहर लगवाइए। हो ही गया, अब इसको रिवाइज करेंगे क्या? देखिए मैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करूंगा, जो हमने 15 के आसपास बोला था उसको अभी आप 20 पे रखें या 21 पे रखा तो भी चलेगा, और टारगेट वही है 330, मुझे लगता है हो ही जाएगा। 330 के ऊपर मुझे लगता है फिर से ये 340 350 के रेंज में चला जाएगा। प्रकाश से थोड़ा जोर लगाएंगे तो 330 हो जाएगा, ये 10 पैसे ही मुझे लगता है 340 तक जाना चाहिए। 340 to 345 जोन्स भारतीय एयरटेल के नजर आते हैं। जो 360 से जो मूव नीचे आया है वो दिखा रहा है कि मैं नीचे तो आया हूं लेकिन ऊपर जाने के लिए। देखो मैंने कहा था कि प्रकाश से जोर लगाएंगे तो टारगेट हिट हो जाएगा। राजेश, तो आपको इन्हीं को बस पटा के रखना है। अच्छा।